गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता आज बीएससी पार्ट 2 के विद्यार्थियों को माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स, सूक्ष्म अवस्थाएं और स्थूल अवस्थाएं तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है, इनके बारे में चर्चा करूंगी। पिछली क्लास में हमने वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मतलब चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता और कला निर्देशाकाश के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम कंसीडर करेंगे कि सूक्ष्म अवस्थाएं और स्थूल अवस्थाएं क्या होती है और किस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। किसी भी एक कोशिका के विस्तार की सीमाओं के अंदर जिसमें किन्हीं अणुओं के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स सिचुएटेड हैं, उन अणुओं के निर्देशांकों का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की जो स्थिति होती है वह एक सूक्ष्म अवस्था को परिभाषित करता है। The complete specification of the coordinates of the molecules whose corresponding phase points or representative point of molecules lie in a cell define one microstate of the system. इस प्रकार का जो स्पेसिफिकेशन है वो यह बताता है कि मान लो हमारे पास कोई अणु है जिसकी सीमाएं x एक्सिस के अनुदिश dx है, y एक्सिस के अनुदिश dy है और z एक्सिस के अनुदिश dz है। तो dx, dy और dz सीमाओं के अंदर प्रत्येक अणु कहां पर है और वह किस संवेग से किस दिशा में गतिमान है। अगर हम एग्जाम्पल के बतौर कंसीडर करें तो हम ये कहते हैं कि सामान्य आकाश के प्रत्येक आयतन अल्पांश में हम ये जानते हैं कि अणुओं की संख्या समान होती है, तो उस स्थिति में घनत्व भी समान होगा, क्योंकि घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन से अणु किस आयतन अल्पांश में स्थित है। इसी प्रकार किसी गैस द्वारा लगाया गया दाब इस बात पर निर्भर करता है कि कितने अणुओं के निर्दिष्ट संवेग है, ना कि इस पर कि वे संवेग कौन से अणुओं के हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम यह कहें तो कोई भी हमारे पास जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करती हैं कि फेज स्पेस में जितनी भी हमारे पास ईच एंड एवरी सेल्स में कितने फेज पॉइंट्स होते हैं। कला निर्देशाकाश की विभिन्न कोष्ठिकाओं में कला बिंदुओं का वितरण अर्थात प्रत्येक कोष्ठिका में बिंदुओं की संख्या का विनिर्देश ही तंत्र की स्थूल अवस्था को परिभाषित करता है। मान लो हम चित्र के द्वारा यह प्रदर्शित करना चाहें तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि आपको इन दोनों में सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्थाओं में अंतर समझाया जा सके। फेज स्पेस में मान लो हमारे पास बहुत सारी कोष्ठिकाएं हैं जिनको मैंने यहाँ नंबरिंग करी हुई है 1, 2, 3, 4 अप टू ith। आप इस चित्र में देख सकते हैं। और इन कोष्ठिकाओं के अंदर जो कला बिंदु हैं उनको हमने रिप्रेजेंट करा है A, B, C, D। इन लेटर से हमने इनको इंडिकेट कर दिया है। किसी विशिष्ट सूक्ष्म अवस्था को इस कथन से निर्दिष्ट किया जाता है कि मान लो हम ये कंसीडर करें कि कोष्ठिका 1 में हमारे पास कला बिंदु A, E और P है तथा कोष्ठिका 2 में कला बिंदु B और C है। कोष्ठिका 3 में कला बिंदु F है। उसी प्रकार ith कोष्ठिका को मैं यदि कंसीडर करूं तो उसमें कला बिंदु मेरे पास H और K हैं, एक्सेट्रा हम इनको ले सकते हैं। किसी भी संगत स्थूल अवस्था केवल यह कहकर निर्दिष्ट की जाती है कि कोष्ठिका 1 में कला बिंदुओं की कुल संख्या 3 है, कोष्ठिका 2 में कला बिंदुओं की संख्या 2 है, कोष्ठिका 3 में कला बिंदुओं की संख्या 1 है और ith कोष्ठिका में कला बिंदुओं की संख्या 2 है। अगर हम जनरलाइज्ड वे में कहें तो जनरलाइज्ड वे में हम क्या कह सकते हैं कि ith जो सेल है उसमें नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ni। अगर हम क्लासिकल थियरी के अकॉर्डिंग कंसीडर करें तो हम यह कहते हैं कि किसी भी प्रत्येक क्षण
एक दिए हुए गैस के लिए सूक्ष्म अवस्था का एग्जिस्टेंस होता है, परंतु कोई भी सूक्ष्म अवस्था बिना परिवर्तन के दीर्घ समय तक स्टेबल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे अणु जो है वो रैंडम मोशन में होते हैं। इसके भी बजाय अगर हम एक और भी सिंपल एग्जाम्पल को कंसीडर करें, जैसे ताश के खेल को यदि हम समझने का प्रयास करें और हम ये कहें कि किसी के पास मान लो 4 हुक्म है, 4 पान के पत्ते हैं, 2 ईंट के पत्ते हैं और 3 चिड़ी के पत्ते हैं, तो यह क्या होगी? यह एक स्थूल अवस्था होगी। परंतु यदि यह विवरण भी प्राप्त हो कि हुक्म के जो हैं वो इक्का है, किंग है, जोकर है और 10 है, हार्ट के जो है वो हमारे पास क्वीन है, 9 है, 7 है और 2 है, चिड़ी के हमारे पास किंग है और 8 है, सॉरी ईंट के, और चिड़ी के हमारे पास किंग, क्वीन और जोकर है। तो यह हमारे पास एक पूर्णतः विनिर्देशित वितरण है, अर्थात ये एक सूक्ष्म अवस्था होगी। इस प्रकार एक स्थूल अवस्था में अनेक सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अणुओं के उदाहरण में यदि कला बिंदुओं का विस्थापन इस प्रकार होता है कि विभिन्न कोष्ठिकाओं में कला बिंदुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, तो स्थूल अवस्था भी अपरिवर्तित रहती है। हम यह भी जानते हैं कि यह स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की एक बेसिक हाइपोथेसिस है, पोस्टुलेट है कि किसी निकाय की सब सूक्ष्म अवस्थाएं समान रूप से संभाव्य होती हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज that all the microstates are equally probable. In the example of this playing card, the probability of a spread of K, Queen, King, Joker, हार्ट के यदि हमारे पास क्वीन है, 9 है, 7 है, 2 है, ईंट का यदि हमारे पास इक्का है, किंग है, 8 है, और चिड़ी के यदि हमारे पास किंग, क्वीन और जोकर है, तो इनके आने की प्रायिकता वही होगी जो हुक्म के एक ए के क्यू जे, पान के ए के क्यू जे, डी के ए के क्यू जे और हार्ट के भी ए के क्यू जे ही हो, एक्सेट्रा। अर्थात the macro state for which the number of microstate is maximum will be obtained for a specific macro state relative to others, then this macro state will be observed mostly and the other will be present as rare event. वह स्थूल अवस्था जिसके लिए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अधिकतम होती है, सर्वाधिक बार प्राप्त होती है। यदि किसी विशिष्ट स्थूल अवस्था के लिए अन्य के सापेक्ष अत्यधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, जैसा कि वास्तव में होता है, तो यही स्थूल अवस्था प्रेक्षित होगी, अन्य स्थूल अवस्थाएं दुर्लभ घटनाओं के रूप में ही रहेंगी। द नेक्स्ट वन इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ऊष्मागतिक प्रायिकता। यहाँ हम कंसीडर करेंगे कि एक दी हुई स्थूल अवस्था के संगत, अर्थात एक दी हुई मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं, कितनी माइक्रो स्टेट्स होती हैं, और क्या कोई ऐसी विशेष स्थूल अवस्था है जिसके लिए यह संख्या अधिकतम होगी, अर्थात किसी दी हुई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या उस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ गिवन मैक्रोस्टेट is called thermodynamic probability of that microstate and it is denoted by W. Normally this W is a very large quantity. Now we consider a very simple example. Suppose we have I and J are two cells in a phase space. माना कि कला निर्देशाकाश में I और J हमारे पास केवल दो कोष्ठिकाएं हैं और इन दो कोष्ठिकाओं में वी हैव द 4 फेज पॉइंट्स. हमारे पास 4 कला बिंदु हैं A, B, C और D. The number of phase points Ni and Nj are ascertained
serially in I and J cell. माना कि Ni और Nj क्रमानुसार कोष्ठिकाएं I व J में यदि कला बिंदुओं की संख्या को निरूपित करते हैं तो पॉसिबल जो हमारे पास संभव स्थूल अवस्था हैं वो कितनी होंगी? 5 होंगी। कौन कौन सी 5 होंगी? ऐसा भी हो सकता है कि all the 4 phase points are exist in ith cell and none of the phase point are in jth cell. And the second possibility, out of 4, 3 are in Ni cell and 1 are in Nj cell. Similarly, in the next case, it may be possible the 2 phase points are in ith cell and 2 phase points are in jth cell. And vice versa, it may be possible that only 1 phase point is on ith cell and 3 phase points are in jth cell. Or lastly, it may be possible that none of the phase point exists in ith cell and all the 4 phase points exist in the jth cell. This is represented by this figure in this figure number 2, in which we will consider that we have the two cells, cell number I and cell is represented by J. In the first case, we have considered like there are 3 cells, 3 phase points in ith cell and 1 phase point in jth cell. We will consider, we are taking this particular state. हमने इन सभी अवस्थाओं में से प्रत्येक के संगत, हम जानते हैं सामान्यतः सूक्ष्म अवस्थाओं की भिन्न संख्या होती है, हमने उनमें से एक विशिष्ट स्थूल अवस्था को लिया। कौन सी विशिष्ट स्थूल अवस्था को लिया? जिसमें 3 फेज पॉइंट्स हमारे ith सेल में है और 1 फेज पॉइंट हमारा jth में है। अब हम देखते हैं कि इनके साथ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। Suppose the phase point which we are already identified like ABCD, out of this ABCD phase points, the 3 phase points BCD are exist in ith cell and the remaining A is exist in jth. The second possibility is the CDA are exist in ith cell and B is in jth cell. And the third possibility is DAB are exist in ith cell and C is exist in jth cell. And the last probability or possibility is ABC are existing ith cell and D is exist in jth cell. Or the next possibility, what happen? अगर हम in a special consideration or in a particular cell, if we change the order of phase points, but that does not change the macro state. अर्थात यदि मान लो मैं यहां कंसीडर करूं, आपको फिगर बी दिखाऊं, तो ये दिखा सकती हूं कि यहां मैंने इन फेज पॉइंट्स के ऑर्डर को चेंज किया, इवन देन देयर इज नो न्यू मैक्रो स्टेट। अर्थात कला बिंदुओं के क्रम में परिवर्तन करने से स्थूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक ही स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था की संख्या की कैलकुलेशन स्थूल अवस्था में कला बिंदुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं और क्रमचयों की संख्या को लिखकर किया जा सकता है। इस संख्या में हम उन परम्यूटेशंस को छोड़ देते हैं जो एक विशिष्ट कोष्ठिका में केवल बिंदुओं के क्रम का आपस में परिवर्तन करते हैं। यदि हमारे पास n बिंदुओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की भिन्न रीतियों की संख्या अर्थात क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n है, तो पहले सिलेक्शन में n प्रकार से संभव है, दूसरे सिलेक्शन में n-2 वेज से पॉसिबिलिटी है। इन द सिलेक्शन ऑफ द थर्ड ऑब्जेक्ट वी हैव n-2 पॉसिबिलिटीज एंड in the last selection of the last we have only 1। अर्थात अगर हमारे पास ये 4 बिंदु हैं, 4 अक्षर हैं A B C D, इन 4 अक्षरों के ऑर्डर की जो संख्या है, जो परम्यूटेशंस की जो पॉसिबिलिटी है, वो कितनी होगी? फैक्टोरियल 4, दैट इज इक्वल टू 4 into 3 into 2 into 1 means 24, but we don't get the number of micro state in macro state 31। लेकिन हमें
स्थूल अवस्था 3-1 में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या नहीं मिल रही है, क्योंकि इसमें कोष्ठिका I में 3 बिंदुओं के संभव जो परम्यूटेशंस हैं वो कितने हैं, फैक्टोरियल 3 अर्थात 6, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल परम्यूटेशंस 24 हैं, उन टोटल परम्यूटेशंस को हमें जो कोष्ठिका के 3 बिंदुओं के पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं उससे डिवाइड करना आवश्यक होगा। तो हमने जब उसको डिवाइड किया 24 को 6 से, we'll get 4 which is in agreement with the result obtained previously। अर्थात अगर हम इन n phase points की कंडीशंस को जनरलाइज्ड वे में लिखें, then the number of microstate corresponding to a macrostate which is known as the thermodynamical probability in the form of mathematics, we can write down it as W is equal to factorial n upon factorial n1, factorial n2, factorial n3 up to factorial ni। इसमें जो हमारे पास पाई है, this pi is the notation pi is used for the product of successive terms। In this way we can write down the thermodynamical probability W is equal to factorial n upon pi factorial ni। If any cell is empty, then for that particular cell ni is equal to 0, and if the correct answer is to get from equation number 2, then factorial 0 should be equal to 1, and basically this is, you can say, the definition of the factorial 0. Reconsidering the above mentioned example for 2 cells and 4 phase points, let us find the thermodynamical probability of 5 macro state। हम 5 स्थूल अवस्थाओं की ऊष्मागतिक प्रायिकता को निकाल सकते हैं by this mathematical formulation, where by using the mathematical formulation, the thermodynamical probability when we consider Ni is equal to 4 and Nj is equal to 0, the thermodynamical probability is 1, because ऊपर हमारे पास factorial 4 आएगा, नीचे factorial 4 और factorial 0, so this will give you 1. In the second case, or when we consider Ni is equal to 3 and Nj is equal to 1, this is factorial 4 upon factorial 3, factorial 1, this is 4. In third case, this is 6. In again fourth case, this is equal to 4. And in the fifth case, this is equal to 1. इस प्रकार हमारे पास सूक्ष्म अवस्थाओं की अधिकतम प्रायिकता की स्थूल अवस्था वह है जिसमें प्रत्येक कोष्ठिका में 2 बिंदु होते हैं। 5 स्थूल अवस्थाओं के संगत हमारे पास कुल 16 संभव सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। यदि कला बिंदु ABCD हमारे निरंतर विस्थापित हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक के पश्चात दूसरी सूक्ष्म अवस्था प्रकट होती है, और सब सूक्ष्म अवस्थाएं समान फ्रीक्वेंसी से यदि हमें अपीयर होती है, तो पहली और 5वीं स्थूल अवस्था प्रत्येक कुल समय के 1/60वें भाग के लिए देखी जा सकेंगी। दूसरी और चौथी प्रत्येक समय के 1/4वें पार्ट के लिए, और तीसरी समय के लिए 3/8वें भाग के लिए, अर्थात ये सबसे ज्यादा टाइम प्रेक्षित होगी। और इसी चीज को यदि हम इसी क्रम में आगे बढ़ाएं तो इसकी मैथमेटिक्स को हम अगली क्लास में कंसीडर करेंगे। सो आज के लिए आपको इतना ही। कल अपन इसकी बाकी की चीजों को कंसीडर करेंगे और निकालेंगे कि हमें अल्टीमेटली हम किस प्रकार से थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे।